नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आपके साथ आज राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। कला एवं संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग और सामान्य परिचय विशेषताओं के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजाओं और सामंतों ने दुर्गों का निर्माण किन कारणों से करवाया था? तो वो कारण निम्न प्रकार है: निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन और संपत्ति को बचाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, 13वीं सदी के बाद दुर्ग निर्माण की परंपरा में क्या मुख्य परिवर्तन आया? तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। 13वीं सदी के बाद जब दुर्ग निर्माण होने लगे, उसके बाद ये परंपरा की गई कि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के दुर्गों की किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। राजमार्गों पर निर्माण, ऊंची व दुर्गम पहाड़ियां, मजबूत परकोटे और सैनिकों के आवास गृह। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत सरसनिक वास्तुकला यानी इंडो सरसनिक आर्किटेक्चर की शुरुआत कब और किसने की? तो इसका आंसर है, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई और यह अंग्रेजी वास्तुकारों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो सर्शनिक शैली किन वास्तुकलाओं का मिश्रण है? जो कि है, मतलब ये किन का मिश्रण है? तो यह हिंदू, मुगल, भारतीय, विक्टोरिया ब्रिटेन की गॉथिक कला और नियो क्लासिकल कला का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 6, सर्शनिक शब्द का इस्तेमाल पुराने रोमन किसके लिए करते थे? तो यह मरुस्थल में रहने वाले लोगों और अरब के रोमन प्रांत के लोगों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो सर्शनिक शैली का प्रथम भवन किसे माना जाता है? तो जो 1768 में बना मद्रास का चैपिक भवन है, उसे ही इंडो सर्शनिक शैली का प्रथम भवन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का कौन सा महल इंडो सर्शनिक शैली में बना है और किसके लिए बनवाया गया था? तो यह रामबाग महल है और यह राजकुमार राम सिंह द्वितीय के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला विशेषज्ञ फर्ग्यूसन ने इंडो सार्शनिक शैली किसे कहा है? तो हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदेशों के अनुरूप जिन भवनों का निर्माण किया था, उसे ही इंडो सार्शनिक शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न, कागमुखी दुर्ग किसे कहते हैं? वह पहाड़ी जो आगे से तो संकरी होती है और पीछे से चौड़ी होती है, उसे ही कागमुखी दुर्ग कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मेहरानगढ़ का किला, जो कि आगे से तो संकड़ा है और पीछे से चौड़ा है, इसीलिए इसे कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाजमुखी दुर्ग का उदाहरण कौन सा किला है? तो दौसा का किला जो है उसे ही छाजमुखी दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि यह आगे से चौड़ा और पीछे से कम चौड़ा होता है। कौटिल्य ने दुर्गों के कौन से चार प्रकार बताए हैं? तो वह औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग है। नेक्स्ट, मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो वह 6 प्रकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है धनु, मही, जल, वृक्ष, नृह और गिरी के दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। शुक्र नीति में दुर्गों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? तो शुक्र नीति में 9 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र नीति के अनुसार सभी दुर्गों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग सबसे श्रेष्ठ दुर्ग सैन्य का दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 70, पारिक दुर्ग किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या है? जिसके चारों ओर गहरी खाइयां होती है उसे पारिक दुर्ग कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है लोहागढ़ में लोहागढ़ का किला जो भरतपुर में है और जूनागढ़ का किला। नेक्स्ट, जल दुर्ग यानी औदक दुर्ग के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो गागरोन का किला झालावाड़ में और शेरगढ़ बारा में और भैंसरोडगढ़ का किला जल दुर्ग के प्रमुख उदाहरण है। गिरी दुर्ग की क्या विशेषता है? जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हो, उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धानवन दुर्ग के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल है जूनागढ़ जो बीकानेर में है, भटनेर, जैसलमेर और नागौर का किला। इसे ही धानवन दुर्ग कहते हैं और यही धानवन दुर्ग के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरन दुर्ग का क्या अर्थ है?
जिस दुर्ग का मार्ग कांटों और पत्थरों से परिपूर्ण हो उसे द एरन का दुर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका चित्तौड़ और जालोर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारित पारित दुर्ग किसे कहा जाता है? जिस दुर्ग के चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी से बनी बड़ी दीवारों का परकोटा हो उसे पारित दुर्ग कहते हैं। समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग को क्या कहते हैं? तो भूमि दुर्ग, स्थल दुर्ग कहा जाता है जो समतल भूमि पर निर्मित होते हैं। 24th क्वेश्चन, गिरि गह्वर क्या है? वह गुफा, मतलब जो गुफा के रूप में बना दुर्ग होता है उसे गिरि गह्वर कहते हैं। कौन से दुर्ग वन और गिरी दोनों श्रेणियों में आते हैं? रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला और शिवाना का किला जो है वो सब वन और गिरी दोनों श्रेणियों में आते हैं। राजस्थान में ऐसा कोई छोटा राज्य नहीं जहां थर्मोपल्ली जैसा युद्ध न हुआ हो, ये कथन किसका है? तो ये कथन कर्नल जेम्स टॉड का है। भारत में सर्वाधिक दुर्गों के मामले में प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन से राज्य है? तो प्रथम स्थान पर तो महाराष्ट्र और द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है दुर्गों की संख्या की दृष्टि में। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो वह कालीबंगा की खुदाइयों में मिलता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा दुर्ग माना जाता है? तो वह सैन्य का दुर्ग है। इंडो सर्शनिक वास्तुकला की शुरुआत कब और किसके द्वारा मानी जाती है? तो यह 19वीं सदी के अंग्रेजों वास्तुकारों द्वारा बनाई गई थी। कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों के प्रकारों की संख्या कितनी है? तो 4 है जो कौटिल्य के बताए गए दुर्ग हैं। कागमुखी दुर्ग का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो मेहरानगढ़ का किला कागमुखी दुर्ग का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। राजस्थान में ऐसा कोई छोटा राज्य नहीं जहां थर्मोपल्ली जैसा युद्ध न हुआ हो, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कर्नल जेम्स टॉड द्वारा बोला गया कथन है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किन्हीं 4 प्रमुख उपनामों के नाम बताइए। तो राजस्थान का गौरव, चित्रकूटगढ़, दुर्गाधिराज, किलों का सिरमौर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कोई 4 उपनाम हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कौन सी उक्ति प्रसिद्ध है? तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की उक्ति प्रसिद्ध है, ये लाइन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का मालवा का प्रवेश द्वार और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही मालवा का प्रवेश द्वार और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद और मुहूर्णोत नेणसी के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्रांगद मौर्य किसका पुत्र था जिसने चित्रकूट नगर बसाया था? तो यह राजा बृहद्रथ का पुत्र था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण आधुनिक स्वरूप 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह मैसा के पठार पर स्थित है और यह 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला है और इसका क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर, 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान मानी जाती है? तो यह व्हेल मछली के समान मानी जाती है। राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसमें खेती भी की जाती है
और यह सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो यह चित्तौड़गढ़ का किला ही है जहाँ खेती भी की जाती है और यह बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम के पास बना है? तो यह गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल कालभोज ने चित्तौड़ पर अधिकार कब और किसे हराकर किया था? तो यह 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मौर्य को हटाकर किया गया था। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता कौन था? तो रावल जैत्र सिंह ही था। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ का प्रथम विजेता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला विदेशी हमला कब और किसने करवाया था? तो यह 8वीं सदी में करवाया गया था और यह अफगानिस्तान के मामू ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर इसका क्या नाम रखा था? तो 1303 में चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा था। 16वां क्वेश्चन, चित्तौड़ में सिसोदिया शाखा से शासन की शुरुआत 1326 ईस्वी में किसने की थी? तो यह राणा हमीर सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर किसका अधिकार हुआ था? तो बहादुर शाह का अधिकार हुआ था 1535 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर। 1536 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः किसका अधिकार हुआ था? बहादुर शाह के बाद 1536 में विक्रमादित्य का चित्तौड़ किले पर अधिकार हुआ था। 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने चित्तौड़ किससे छीना? मतलब विक्रमादित्य के बाद 1540 में उदय सिंह ने ये किला जीता था, अधिकार उनका था उस पर। और किससे छीना था? यह बनवीर से छीना था उन्होंने। 1544 ईस्वी में उदय सिंह ने चित्तौड़ की चाबियां किसे सौंपी थी? तो 1544 में उन्होंने चित्तौड़ किले की चाबियां शेर शाह सूरी को सौंपी थी। हम इन्हीं से रिलेटेड आगे और एमसीक्यूज पर पहुंच गए हैं। तो आज का ये हमारा पहला एमसीक्यू, वीर विनोद और मुहुर्नोथ नेमसी के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह चित्रांग मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण आधुनिक स्वरूप 15वीं शताब्दी में किस शासक ने करवाया? यह महाराणा कुंभा ने करवाया था। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला है और यह 305 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा? तो उन्होंने खिजराबाद नाम रखा था 1303 में चित्तौड़ को जीतने के बाद। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश के शासन की शुरुआत 1326 ईस्वी में किसने की? तो यह राणा हमीर सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1567 से 68 ईस्वी के बाद चित्तौड़ पर किसका अधिकार हुआ? अकबर का। 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि में जहांगीर ने चित्तौड़ किसे सौंपा था? महाराणा अमर सिंह प्रथम को 1615 ईस्वी में मेवाड़ संधि में जहांगीर ने चित्तौड़ सौंपा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा ने कौन कौन से प्रमुख निर्माण करवाए? तो उन्होंने रथ मार्ग, 7 प्रवेश द्वार, विजय स्तंभ एवं अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं? तो उसमें 7 प्रवेश द्वार है कुल। पार्डन पोल किसका स्मारक है? तो यह बाघ सिंह रावत का पार्डन पोल स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमल व कला राठौड़ की छतरिया किस द्वार पर है? तो यह हनुमान पोल पर स्थित है। चित्तौड़ का मुख्य द्वार कौन सा है? चित्तौड़ का मुख्य द्वार रामपोल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपोल किसका स्मारक है? यह पता सिसोदिया का स्मारक है। चित्तौड़गढ़ का सबसे प्रसिद्ध कुंड कौन सा है? तो वह गोमुख कुंड है, जिसे चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध कुंड कहा जाता है।
भीमलत कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो भीमलत कुंड का निर्माण भीम ने ही करवाया था। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध तालाब कौन सा है? तो वह पद्मिनी तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के लिए निर्मित महल कौन सा है? तो मीराबाई के लिए बनाया गया महल कंवरपदा के महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का सबसे बड़ा आकर्षण कौन सा महल है? तो वह है रानी पद्मिनी का महल, जो कि चित्तौड़ का सबसे आकर्षण और बड़ा महल है। रानी पद्मिनी महल किस प्रकार का महल है? वह एक 3 मंजिला जल महल है। फतह प्रकाश महल वर्तमान में किस रूप में है? तो वह प्रेजेंट में राजकीय संग्रहालय के रूप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 कोठा मकान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वह नवलखा भंडार है। 9 कोठा मकान किससे संबंधित है? तो यह बनवीर की दीवार से संबंधित 9 कोठा मकान है। कालिका माता मंदिर मूलतः किसका मंदिर था? यह एक सूर्य मंदिर था। कालिका माता मंदिर किस काल का है? तो यह प्रतिहार काल का मंदिर है। इन सब से रिलेटेड एमसीक्यूज है। ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, 1567 से 68 ईस्वी के बाद चित्तौड़ दुर्ग पर किसका अधिकार था? तो वह अकबर का अधिकार था। 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि के अंतर्गत जहांगीर ने चित्तौड़ किसे सौंपा था? तो यह महाराणा अमर सिंह प्रथम को सौंपा गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा है, जिन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता है। फोर्थ एमसीक्यू, जयमल एवं कला राठौड़ की छतरियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस द्वार पर स्थित है? तो यह हनुमान पोल है, जहां जयमल एवं कला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। फिफ्थ एमसीक्यू, कालिका माता मंदिर मूलतः किस देवता का मंदिर है? तो यह एक तरह का सूर्य देवता का मंदिर है। हम बढ़ते आगे वन लाइनर एमसीक्यूज पर। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह बनवीर ने करवाया था। समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह परमार राजा भोज ने करवाया था। समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो मोकल जी ने करवाया था। मोकल जी का मंदिर किसे कहा जाता है? तो वो मंदिर महाराणा मोकल द्वारा 1428 ईस्वी में पुनर्निर्मित मंदिर को कहा जाता है। मोकल जी के मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थित है वहां। मोकल जी के मंदिर में किस शासक का शिलालेख है? तो 1150 ईस्वी का कुंभपाल का शिलालेख मोकल जी के मंदिर में स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में बना है? तो यह प्रतिहार कालीन शैली में बना है। कुंभ श्याम मंदिर मूलतः किस देवता का था? तो वह शिव मंदिर था, शिव जी का मंदिर था एक तरह से। कुंभ श्याम मंदिर को वैष्णव मंदिर किसने बनाया? तो यह महाराणा कुंभा ने बनाया था। 15th नंबर क्वेश्चन, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? तो वह 1449 ईस्वी में बनवाया गया था। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किस शिल्पी मंडल द्वारा हुआ? तो जोशी करवाड़ा शिल्पी मंडल द्वारा। मीराबाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो महाराणा सांगा ने करवाया। मीराबाई मंदिर का किस उद्देश्य से निर्माण हुआ था? तो मीरा की भक्ति के लिए उसका निर्माण किया था। मीराबाई मंदिर किस मंदिर के पास स्थित है? तो वह कुंभ श्याम के मंदिर के ही पास स्थित है। मीरा मंदिर के सामने किसकी छतरी बनी हुई है? तो दासों की 4 खंभों की छतरी मीराबाई के मंदिर के सामने बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार चवरी मूलतः किस जैन तीर्थकर का मंदिर है? तो वह शांतिनाथ तीर्थकर का मंदिर है। श्रृंगार चवरी का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज भंडारी वेलण ने करवाया था। संपाद्री चवरी किसकी पुत्री थी? तो वह महाराणा कुंभा की पुत्री थी। शांतिनाथ की चौथी प्रतिमा को किसने तोड़ा? मुगलों ने। सतबीस देवड़ी किस शताब्दी में बनी? 11वीं शताब्दी में बनी थी। इसके एमसीक्यूज इस तरह से है। समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वह परम राजा भोज ने करवाया था। समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मोकल जी ने। मोकल जी का मंदिर किसे कहा जाता है?
महाराणा मोकल द्वारा 1428 ईस्वी में पुनर्निर्मित मंदिर को ही मोकल जी का मंदिर कहा जाता है। कुंभ श्याम मंदिर को वैष्णव मंदिर किसने बनाया था? तो वह महाराणा कुंभा ने बनाया था। श्रृंगार चंवरी मूलतः किस जैन तीर्थकर का मंदिर है? तो वह शांतिनाथ जी का जैन तीर्थकर मंदिर है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन वन लाइनर्स। सतबीस देवड़ी में कुल कितनी देवड़ियां हैं? तो वहां 27 देवड़ियां स्थित है। सतबीस देवड़ी में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं? तो वहां जैन धर्म के तीर्थकरों की मूर्तियां स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर से किस पांडव का संबंध बताया गया है? भीम का संबंध नीलकंठ महादेव मंदिर से बताया गया था। बाण माता किस वंश की कुल देवी है? तो वह गुहिल वंश की कुल देवी है। अन्नपूर्णा यानी बिछड़ी माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वह महाराणा हमीर जी ने करवाया था। रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वह रतन सिंह पैलेस के बाहर स्थित है। सामीदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वह चित्तौड़ के किले में है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में हुआ? वह मालवा विजय की स्मृति में हुआ था और 1437 ईस्वी में हुआ था। मालवा का पराजित शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। विजय स्तंभ का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1440 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण कब पूर्ण हुआ था, कब समाप्त हुआ था? तो वो 1448 ईस्वी में समाप्त हुआ। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिल है? तो उसमें 9 मंजिल है। विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियां है? तो वह 157 सीढ़ियां है। विजय स्तंभ किस पत्थर से बना है? लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर से बना हुआ विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ में प्रवेश करते ही किस देवता की मूर्ति है? तो वह जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है जो विजय स्तंभ में प्रवेश करते ही है। तीसरी मंजिल पर किस भाषा में लेख है? तो तीसरी मंजिल पर स्थित लेख अरबी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी में कितनी बार अल्लाह अल्लाह लिखा है? तो वह 9 बार लिखा गया है। आठवीं मंजिल की विशेषता क्या है? वहां आठवीं मंजिल की विशेषता है कि वहां कोई मूर्ति स्थित नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। पहला है, विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया गया था? तो वह मालवा विजय की स्थिति में करवाया था 1437 ईस्वी में। मालवा का वह कौन सा शासक था जिसे महाराणा कुंभा ने पराजित किया था? तो वह महमूद खिलजी प्रथम का था। नेक्स्ट, विजय स्तंभ का निर्माण कब प्रारंभ हुआ और कब पूर्ण हुआ था? तो वह 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1448 ईस्वी में समाप्त हुआ था। विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई एवं मंजिलों की संख्या क्या थी? तो 122 फीट तो वो लंबा था और उसमें कुल मिला के 9 मंजिलें थी। विजय स्तंभ में प्रवेश करते ही किस देवता की मूर्ति स्थापित है? तो वहां जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे वापस वन लाइनर क्वेश्चंस पर। 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने। विजय स्तंभ के मुख्य शिल्पी कौन थे? जेता। जेता के पुत्रों के नाम क्या थे? नापा, पोमा और पूजा। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कुंभा की कीर्ति का वर्णन करता है, इसीलिए इसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा? डॉक्टर गार्डनर ने विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा था। विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ किसने कहा? तो डॉक्टर उदय नारायण ने विष्णु स्तंभ कहा। विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। कर्नल टॉड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की? तो वह दिल्ली की कुतुब मीनार से की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस वर्ष की है? तो यह 1460 ईस्वी की है। 91 क्वेश्चन,
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ स्थित है? तो यह विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ किसे समर्पित है? आदिनाथ ऋषभदेव को। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जैन व्यापारी बघेरवाल, चीता एवं उसके पुत्र पुण्य सिंह ने करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था। जैन कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 75 फीट ऊंची है। जैन कीर्ति स्तंभ में कितना मंजिलें हैं? तो वह 7 मंजिलें स्थित है उसमें। जैन कीर्ति स्तंभ के पास किस काल का जैन मंदिर है? तो वह 14वीं शताब्दी का है। और चित्तौड़ का प्रथम साका किस वर्ष हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यूज पर। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। विजय स्तंभ के मुख्य शिल्पी प्रधान वास्तुकार कौन थे? चेता। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा था? डॉक्टर गॉर्डन ने कहा था। विजय स्तंभ की तुलना दिल्ली कुतुब मीनार से किस इतिहासकार ने की थी? तो यह कर्नल टॉड ने की थी। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो वह 1301 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस पर। प्रथम साके के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो रावल रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था प्रथम साके के समय। चित्तौड़ का प्रथम आक्रमण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण करवाया था? तो वह 26 अगस्त को 1303 ईस्वी में करवाया था। प्रथम साके में किस सेनापति ने वीर गति प्राप्त की? गौरा बादल चाचा भतीजा ने। विजय के बाद अलाउद्दीन ने किला किसे सौंपा? अपने पुत्र खिज्र खां को। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। प्रथम साके का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह तारीख ए इलाही यानी अमीर खुसरो में मिलता है। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ किसने वापस लिया? सिसोदिया वंश के हमीर ने। चित्तौड़ का दूसरा शाका किस वर्ष में हुआ? 1535 ईस्वी में। दूसरे शाके में आक्रमणकारी कौन था? गुजरात का शासक बहादुर शाह दूसरे शाके में आक्रमणकारी था। दूसरे शाके के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो वह महाराणा विक्रमादित्य था। रानी कर्मावती ने सहायता के लिए किसे राखी भेजी थी? तो मुगल शासकों हुमायूं को भेजी थी। रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर कब हुआ? वह 8 मार्च 1535 को हुआ। दूसरे साके में मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वह रावत बाघ सिंह प्रतापगढ़ ने किया था। दूसरे साके का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह वीर विनोद श्यामल दास में मिलता है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका किस वर्ष हुआ था? तो वो 1568 ईस्वी में हुआ था। तीसरे साके में आक्रमणकारी कौन था? उसमें अकबर था। तीसरे साके के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने किले की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो वह जयमल राठौड़ को सौंपी गई थी। और तीसरे साके में किन वीरों ने वीर गति प्राप्त की? जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया ने। अब इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। चित्तौड़ के प्रथम साके के समय शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? 26 अगस्त 1303 ईस्वी में। प्रथम साके के वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह तारीख ए इलाही अमीर खुसरो के ग्रंथ में मिलता है। रानी कर्मावती ने सहायता हेतु किस मुगल शासक को राखी भेजी थी? तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। चित्तौड़ के तृतीय साके यानी जो कि 1568 ईस्वी में हुआ, किन वीरों ने वीर गति प्राप्त की? जयमल राठौड़ एवं पता सिसोदिया ने। हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस 121। पत्ता सिसोदिया की पत्नी का नाम क्या था? रानी फूलकवर। तीसरे साके में किस राठौड़ वीर ने दुहरे भेष में युद्ध किया? कल्लाजी राठौड़। अकबर ने चित्तौड़ में किसका आदेश दिया?
कल ए आम का। कल ए आम लगभग कितने लोग मारे गए उसमें? 30,000 लोग मारे गए थे। जयमल राठौड़ की छतरिया कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही बनी हुई है। पत्ता सिसोदिया का स्मारक कहाँ स्थित है? तो वह रामपोल के सामने स्थित है। तीसरे साके का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह अकबरनामा अबुल फजल में मिलता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम दक्षिणी बुर्ज क्या कहलाता है? तो वह चित्तौड़ी बुर्ज कहलाता है। मोर मगरी क्या है? एक तरह का वह एक कृत्रिम टीला है, पुराना छोटा टीला है। मोर मगरी का निर्माण किस आक्रमण के समय हुआ? वह 1567 के अकबर आक्रमण के समय हुआ था। मोर मगरी के निर्माण में मजदूरों को क्या दिया गया? तो उन्हें एक टोकरी के बदले एक मोहर दिया गया। चित्तौड़ दुर्ग को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? उससे 21 जून 2013 को घोषित किया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 2018 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ में पहला फोर्ट फेस्टिवल कब आयोजित हुआ? तो वो फरवरी 2019 में आयोजित हुआ था। जौहर मेला कब आयोजित हुआ? तो वह चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। चित्तौड़ का लेख किस वर्ष का है? तो वह 1971 ईस्वी का है। चित्तौड़ का लेख वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वह अहमदाबाद में सुरक्षित है। चित्तौड़ लेख में किस शासक का उल्लेख है? तो वह नरवर्मा का है। चित्तौड़ लेख में किस जिनालय का उल्लेख है? महावीर जिनालय का। चित्तौड़ का लेख राजस्थान का किस प्रकार का शिलालेख है? तो वह प्राचीनतम शिलालेख है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ वाला कथन इतिहासकार का है। किस इतिहासकार का है? तो यह यदुनाथ सरकार का है। नेक्स्ट, गौरा बादल हिंदी कविता के रचयिता कौन थे? तो वो डॉक्टर नरेंद्र मिश्र थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। हमारे ये लास्ट 5 एमसीक्यूज है जो इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड है। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय के बाद किस आदेश को जारी किया था? कल ए आम को। कल ए आम में लगभग कितने लोगों की हत्या हुई? तो वहां 30,000 लोगों की हत्या हुई थी। तीसरे साके 1568 ईस्वी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वह अकबरनामा अबुल फजल में मिलता है। चित्तौड़ दुर्ग को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो वह 21 जून 2013 को घोषित किया गया। चित्तौड़ लेक को राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख क्यों माना जाता है? क्योंकि यह 1971 ईस्वी का है। सो आज की हमारी ये क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट और इसी तरह के एमसीक्यूज, पीडीएफ्स एंड वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।